आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हॉर्नर सिंड्रोम। बेसिकली हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम फेस को सप्लाई कर रहा होता है उसकी डीनर्वेशन हो जाती है, यानी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम किस चीज को सप्लाई कर रहा है, आपके फेस के कौन से इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स करवा रहा है आपकी फेस की। सिंपैथेटिक सिस्टम उसमें प्रॉब्लम आ रही है, और कौन सा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपके फेस के इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। आपकी इनवॉलेंटरी फेस जो फंक्शन है उसको कंट्रोल कर रहा है। उसमें आपके नंबर 1 क्या आ जाते हैं फेस के फंक्शंस में, आपकी स्वेटिंग को कंट्रोल कर रहा है। सेकंड, आपके जो पीपल की डायलेशन करवा रहा होता है, यही सिंपैथेटिक सिस्टम। थर्ड, आपके जो आई की पोजीशनिंग का फंक्शन में रोल अदा कर रहा होता है, ये सिंपैथेटिक सिस्टम। इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए इसको बोलते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। लेकिन कैसे आएगी, हाउ? सबसे पहले पाथवे डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट न्यूरॉन है वो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता है, और कहाँ पे साइनेप्स होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल हॉर्न में। फर्स्ट न्यूरॉन आपके हाइपोथैलेमस से स्टार्ट हुआ है और उसने साइनेप्सिस कहाँ पे हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड में लेटरल हॉर्न पे। और कहाँ पे होता है, इस पाथवे को क्या बोलते हैं, सीलोस्पाइनल सेंटर बज बोलते हैं, सीलोस्पाइनल बज। और ये कहां से स्टार्ट होता है, ये आपका C8 से T12 तक होता है। अब सेकंड न्यूरॉन आपका स्टार्ट होता है बिलो द T1 से स्टार्ट होता है, और कहां पे जाके ये खत्म कहां पे होता है, आपका सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में। और जो थर्ड न्यूरॉन है ये आपका स्टार्ट होता है, आपका इंटरनल कैरोटिड होता है, वहां से प्लग से स्टार्ट होता है, और फिर ये ऑर्बिट में, आपका आई की ऑर्बिट में एंटर हो जाता है थ्रू लॉन्ग सिलरी नर्व। ये आपका इंटरनल कैरोटिड प्लक्स से स्टार्ट होकर लॉन्ग सिली नर्व को यूज करते हुए आपके ऑर्बिट में एंटर होता है, और वहां पे पीपल का जो डायलेटर मसल है उसको स्टिमुलेट करता है। तो ये बेसिकली पीपल की क्या करवा रहा होता है, पीपल के मसल को सप्लाई करके पीपल की डायलेशन करवा रहा होता है। और इसके अलावा ये आपके जो फोरहेड में स्वेट ग्लैंड्स है उसको सप्लाई कर रहा होता है ये सिंपैथेटिक सिस्टम। और आपके जो आईलेट्स हैं उसके स्मूथ मसल्स को ये इनरवेट कर रहा होता है। उसमें आई के स्मूथ मसल्स में कौन कौन से मसल्स आते हैं, माइनर रिट्रैक्टर मसल्स, उनको सप्लाई कर रहा होता है ये सिंपैथेटिक सिस्टम। और उसके अलावा ये आपके फेस के स्वेट ग्लैंड्स हैं उसको सप्लाई कर रहा होता है। अगर इसमें फेस के स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई कर रहा होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपकी फेस के अंदर स्वेटिंग नहीं होगी। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, आपका हॉर्नर सिंड्रोम में आपके जो सिंपैथेटिक सिस्टम है जितने भी फेस के मसल सप्लाई कर रहा होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। नंबर 1 टॉसिस होगी। टॉसिस को क्या बोलते हैं हम, आपके बेसिकली ये सप्लाई कर रहा होता है आईलेट के स्मूथ मसल्स को, आईलेट्स के आपको जिसमें सुपीरियर टॉर्सल मसल है उनको सप्लाई कर रहा होता है। जब उनको सप्लाई नहीं करेगा तो क्या होगा, वो आईलेट्स ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि ये आईलेट की पोजीशनिंग कर रहा था, तो उसकी वजह से आईलेट ड्रॉप्स होने की वजह से टॉसिस की सिम्टम्स आएंगी। तो नंबर 1 ये स्मूथ मसल आईलेट्स को सप्लाई कर रहा होता है, जिसमें सुपीरियर टार्सल मसल आ गया, माइनर रिट्रैक्टर मसल आ गया, उसमें प्रॉब्लम आएगी। और बेसिकली सेकंड क्या कर रहा था, फेस में स्वेट ग्लैंड्स है उनको सप्लाई कर रहा था। जब फेस के स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, पेशेंट को स्वेटिंग नहीं होगी, तो उसको क्या बोलेंगे एनहाइड्रोसिस, यानी एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग बोलेंगे। और उसी साइड पे, जिस साइड पे ये फेस के मसल अफेक्ट होंगे उस साइड पे फ्लशिंग में प्रॉब्लम आएगी। और उसमें लिखा हुआ एब्सेंस ऑफ फ्लशिंग अफेक्टेड साइड ऑफ फेस, यानी उस साइड के फेस की फ्लशिंग नहीं होगी। और थर्ड है यहाँ पे टॉसिस होगा, मियोसिस होगा, क्योंकि ये बेसिकली प्यूपल की डायलेशन करवा रहा था। क्यों, यहाँ पे देखें जो सिंपैथेटिक सिस्टम है बेसिकली क्या करवा रहा था, प्यूपल की डायलेशन करवा रहा था। क्योंकि प्यूपल की डायलेशन नहीं होगी तो क्या होगा, प्यूपल की कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो इसकी वजह से मियोसिस की सिम्टम्स आएंगे। सिंड्रोम, अब इसे नीचे वाले पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं हम। बेसिकली हॉर्नर सिंड्रोम कैसे होता है, अगर सिंपैथेटिक जो चेन होती है, नॉर्मल जो पाथवे होता है उसके अंदर लेयन आ जाए तो फिर हॉर्नर सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कैसे कैसे होता है, एसोसिएटेड विद लेयन, और लेयन कहाँ पे हो, अलोंग द सिंपैथेटिक चेन जो हमने डिस्कस की थी। अब देखिए अगर फर्स्ट न्यूरॉन है, फर्स्ट न्यूरॉन बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड होता है, सबसे पहले इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे होता है। जो फर्स्ट न्यूरॉन है ये बेसिकली लोकेशन इसकी होती है ब्रेन स्टेम के अंदर।
अगर ब्रेन स्टेम के अंदर लेयन आ जाए तो क्या होगा, फर्स्ट न्यूरॉन डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से हॉर्नर सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेयन इन लोकेशन इसकी ब्रेन स्टेम के अंदर है। और लेयन कैसे होता है, अगर पोंटाइन हेमरेज हो जाए, नंबर 1 देखें हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता है और कहाँ पे सिनेप्स हो रहा है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है, जो फर्स्ट न्यूरॉन है। फर्स्ट न्यूरॉन डिस्टर्ब कैसे होगा, अगर पोंटाइन हेमरेज है, यानी पोन्स के अंदर ब्लीडिंग को पोंटाइन हेमरेज कहते हैं, ब्लीडिंग इन पोन्स। और आपको पता है पोन्स कहाँ पे लोकेशन उसकी होती है, वो ब्रेन स्टेम के अंदर लोकेटेड होती है, लोकेशन इनकी ब्रेन स्टेम के अंदर पोन्स की होती है। सेकंड, अगर लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम हो जाए, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, आपका डैमेज क्या कौन सी चीज होती है, आपका लेटरल मेडुला डैमेज होता है। और उसके अलावा इसने बोला कि अगर स्पाइनल कॉर्ड के लेयन हो जाए अबव द थोरैसिक 1 T1, और कौन कौन से वो स्पाइनल कॉर्ड के लेयन है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ब्रॉन्ज कॉर्ड सिंड्रोम को। ब्रॉन्ज कॉर्ड सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, इसमें आपकी जो वन साइड होती है स्पाइनल कॉर्ड की वो टोटल डैमेज हो जाती है। और हाफ साइड डैमेज कैसे होती है, अगर कोई भी ट्रॉमा हुआ है या कोई भी बुलेट लगी है, बुलेट इंजरी या स्टैब वॉन्ड की वजह से स्पाइनल कॉर्ड हाफ डैमेज हो जाती है, उसको उसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स आते हैं ब्रॉन्ज कॉर्ड सिंड्रोम, जो बहुत डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके अलावा फर्स्ट न्यूरॉन डैमेज कैसे हो सकता है, अगर लेट स्टेज स्ट्रिंगोमाइलिया हो जाए। स्ट्रिंगोमाइलिया में बेसिकली क्या होता है, ये भी आपको मैंने वीडियो में बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियोस में। इसमें बेसिकली आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर कैविटी फॉर्मेशन हो जाती है। कैविटी फॉर्मेशन इन स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहते हैं, स्ट्रिंगोमाइलिया। अब सिंपैथेटिक चेन का फर्स्ट न्यूरॉन तो हमने डिस्कस कर लिया है, जो बेसिकली सेकंड न्यूरॉन डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली कहां से स्टार्ट होता है, आपका T1 से स्टार्ट होता है और कहां पे जाता है, आपका सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में जाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड में कहां पे स्टार्ट होगा, सेकंड न्यूरॉन T1 से स्टार्ट होता है और सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन तक जाता है। और सेकंड न्यूरॉन की लोकेशन कहां पे है, बेसिकली सेकंड न्यूरॉन की लोकेशन होती है वो रिले सेंटर के पे मौजूद होता है, रिले स्टेशन पे। और रिले स्टेशन को क्या बोलते हैं हम, सैटेलाइट गैंग्लियन। और ये सैटेलाइट जो गैंग्लियन है इसकी लोकेशन होती है आपके नेक में, गर्दन में होता है आपका। अगर सैटेलाइट गैंग्लियन की कंप्रेशन हो जाए तो क्या होगा, सेकंड न्यूरॉन डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसकी कंप्रेशन कौन सा ट्यूमर करवा रहा होता है, इसकी कंप्रेशन करवा रहा होता है पैनकोस ट्यूमर। और पैनकोस ट्यूमर क्या होता है, आपके जो लंग्स या आपके लंग्स है इसकी अपेक्स का ट्यूमर होता है, उसको बोलते हैं पैनकोस ट्यूमर। जो इसकी अपेक्स पे लोकेशन होती है वो क्या करता है, वो सैटेलाइट गैंग्लियन को कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से सेकंड न्यूरॉन दब जाएगा और आपका जो सिंपैथेटिक चेन पाथवे है वो डैमेज हो जाएगा। अब थर्ड न्यूरॉन है, उसने बोला स्टार्ट होता है आपका बेसिकली इंटरनल कैरोटिड प्लक्स से स्टार्ट होकर आपका आई की तरफ भी जाता है, आपके फोरहेड को सप्लाई भी कर रहा होता है, आपके जो फेस को भी सप्लाई कर रहा होता है, फेस के स्वेट ग्लैंड्स को। अब थर्ड न्यूरॉन बेसिकली किस चीज को कैरी को सिग्नल कर रहा होता है, ये बेसिकली कैरी सिग्नल कर रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से फेस की तरफ सिग्नल लेके जाता है। अगर कैरोटिड डाइसेक्शन हो जाए यानी कैरोटिड आर्टरी की टेयरिंग हो जाए, वो वेरी पेनफुल होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये थर्ड न्यूरॉन डिस्टर्ब हो जाएगा। जो स्वेट ग्लैंड्स आपके फेस को सप्लाई कर रहे होते हैं वो उनको सप्लाई नहीं जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, स्वेटिंग नहीं होगी। जो स्वेटिंग नहीं होगी उसको बोलेंगे एनहाइड्रोसिस, ठीक है, एनहाइड्रोसिस होगी यानी स्वेटिंग नहीं होगी, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है।